So students, now we are discussing projectile motion. Projectile motion में सबसे पहले पॉइंट आ जाता है हमारे पास, what is projectile? Projectile किसे बोलते हैं? Projectile, it is an object thrown with initial velocity and is then allowed to move under the action of gravity alone. क्या मतलब है कि जैसे ये बॉडी है, मेरे हाथ में ये है, मैं इनिशियली इसको एक वेलोसिटी दे के छोड़ दूंगी, ऐसे मैंने इसको वेलोसिटी दी, छोड़ दिया, तो उसके बाद जो इसकी मोशन है किसके अंडर है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. So that means it is an object which is being propelled without any fuel. लगातार इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा. तो इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए a bomb is released from an aeroplane, a javelin throw. So these are the examples of projectile. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि देन जैसे ये प्रोजेक्टाइल हुआ, देन इसमें एक सेकेंड पॉइंट आ जाता है, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री. नाउ ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, कि जिस पाथ पे प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, दैट पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री. अब हमने इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बात करनी है, तो हम एक इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे, एक एंगुलर प्रोजेक्शन लेंगे. सो नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम क्या लेते हैं कि लेट अस से मान लीजिए कि दिस इज ग्राउंड, ये सरफेस है ग्राउंड का, तो नाउ दिस इज हाइट एच, ठीक है ना, ये हाइट एच है. सो बॉडी जो है यहाँ पर पड़ी है, तो इनिशियली बॉडी की पोजीशन क्या है? दैट इज एट सर्टेन हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अब यहाँ से बॉडी को, ये जो बॉडी यहाँ पर पड़ी थी, इसको थ्रो किया बाय गिविंग सर्टेन वेलोसिटी u इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बॉडी कहाँ पर पड़ी है? एट अ सर्टेन हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. उसको थ्रो किस डायरेक्शन में किया? बाय गिविंग वेलोसिटी u इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे देके छोड़ दिया. तो हमने देखना है कि व्हाट विल बी पाथ फॉलोड बाय दिस बॉडी. कि ये देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड से h हाइट पे है, यहाँ से मैंने बॉडी को u वेलोसिटी देके छोड़ा, तो ये बॉडी इस तरीके से मूव करती है. तो इसका पाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ नहीं है, यूं गया. तो दैट मीन्स अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो द पाथ फॉलोड बाय बॉडी इज फ्रॉम O to B लाइक दिस. तो हमने अब सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पाथ. उसके बाद हम देखेंगे हाउ मच टाइम इज टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड. तो ये सारा हमने इसमें लेना है. तो सबसे पहले हम इसमें ये कह रहे हैं कि बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप कह रहे हो कि बॉडी का पाथ यू बना, क्यों बना, कौन कौन सी वेलोसिटीज इस पे एक्ट कर रही हैं, और यू वाली हमारी बात भी सही होगी. एक बार बॉडी को वेलोसिटी देके हमने जब थ्रो कर दिया, तो वो किस वजह से मूव कर रही है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो इसमें इसलिए ध्यान से देखिए, तो हमारे पास ये आएगा कि बॉडी इज मूविंग under the action of two velocities. इसमें जो बॉडी मूव कर रही है, साइमल्टेनियसली उस पर दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मूव कर रही है. नंबर वन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u in
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि इस तरफ को कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ऑब्वियसली जब कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और दूसरा क्या आएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। मैंने इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्यों बोला, क्योंकि आप बेटा इसमें देख रहे हो कि बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें जो बॉडी की मोशन है वो साइमल्टेनियस है इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बट दीज टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्योंकि अगर आप इसका कंपोनेंट इस तरफ देखो ये जीरो, इसका इस तरफ जीरो, cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। सो ये पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो यही है कि इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ two velocities, one in the horizontal direction and one in the vertical direction. तो अब हमने क्या निकालना है कि what is the path followed by projectile। तो उसके लिए अब हम कहते हैं distance traveled by body in horizontal direction during t seconds, during t seconds। अब आपके पास ये इक्वेशन है, आप याद कर लो, एस सी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल को x लिख लिया, अब इसमें u इंटू टी यही बनेगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रही, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू यू टी। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यूरिंग द सेम टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यूरिंग t seconds। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई ये कैसे, क्योंकि आप ये देखिए कि जब बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ है तो इसका कंपोनेंट जो यू वाई है, कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट विल बी 0। तो जब वर्टिकल मोशन की बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो उसका कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, u cos 90 डिग्री, विच कम्स आउट टू बी 0। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई कि बॉडी x इतना इधर को गई, इतना नीचे को आई। अब अगर आप पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना चाहते हो, दैट मीन यू वांट टू गेट रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब x और y में रिलेशन कैसे आएगा, इफ यू एलिमिनेट t। तो वो कैसे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट t इज इक्वल टू x बाई यू। अगर हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू यू टी, तो t आ गया x बाई यू। नाउ पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2। तो y क्या बन गया, हाफ g इंटू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। दैट मीन्स y इज इक्वल टू g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपके पास बना। अब इसमें g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो भाई इसमें जो टर्म है g बाई 2u स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जब आपने बॉडी को थ्रो कर दिया तो उसके बाद तो इसका मीनिंग खत्म हो गया। तो दैट मीन यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, and now y is equal to kx square is equation of parabola। तो अगर ये equation of parabola है तो that means आप
क्या कहोगे कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला इन नेचर। तो पैराबोलिक पाथ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पैराबोला जो इसमें आपके पास आ रहा है। बॉडी देखो इधर को चलेगी, नीचे ऐसे ऐसे आ रही है। तो जब भी आपको आए कि यू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पाथ फॉलोड, तो आपने इसमें ये सारा एक्सप्लेन करना है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरीके से इसमें चलना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें जो पूछा जा सकता है इसी में कि जब बॉडी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में है कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर। जितने टाइम के लिए बॉडी एयर में रही, क्योंकि मैंने क्या किया था, ये देखो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट थी, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो कर दिया और कुछ टाइम के बाद ये नीचे पहुँची है। तो जितने जब ये नीचे पहुँची वही टाइम हुआ ना कि यहाँ से वहाँ तक जाने को कितना टाइम लगा, उसको क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी रिमेन्स इन एयर। अब इसमें आप एक चीज़ का ख्याल रखिए जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इन दिस केस बॉडी इज मूविंग साइमल्टेनियसली इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन, साइमल्टेनियसली मूव कर रही है। इसलिए इसमें क्या आएगा? टाइम टेकन बाय बॉडी to move from O to A, O to A is equal to time taken by body to move from A to B, and it is equal to time taken by body to move from O to B। अब ये मैं क्या कह रही हूँ कि भाई जब हम बात ये कर रहे हैं कि बॉडी साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही, तो इसका ये मतलब हो गया कि जितने टाइम में बॉडी, देखो बॉडी ने आके यहाँ स्ट्राइक किया, जब वो यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? O से A। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? A से B। और पैराबोलिक पाथ पे कितना किया है? O से B। सो इसलिए मैंने कहा कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम O टू A और A टू B और O टू B विल बी सेम, एंड व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्क क्या होगा? फर्क होंगी वेलोसिटीज। इस डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से आ रही है, इस डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, इस डायरेक्शन में वो उन दोनों की रिजल्टेंट पे मूव कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इस पॉइंट के बेसिस पर हम काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे और ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम इसी कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब जब ये हो गया तो नाउ यू यूज दिस फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, कौन सी मोशन ले रहे हैं? मोशन, वर्टिकल मोशन मीन्स मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब बॉडी की मोशन की बात हो रही तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही? ये हाइट h और इनिशियल वेलोसिटी 0 uy प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, और t को अगर आप ले रहे हो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैं यहाँ इसको यूँ लिख दूँगी, तो दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी और t इज इक्वल टू 2h बाई जी अंडर द रूट।
So the time of flight will be this. So please इसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है. उसी कॉन्सेप्ट पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर पाए हैं कि बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा. वो सेम होगा जो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगेगा. और मैंने इस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इक्वेशन, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, तो वही हम लगा रहे हैं. तो हियर द डिस्टेंस इज वर्टिकल डिस्टेंस h, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g. तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. उसके बाद हम इसमें फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो बॉडी को आपने यहाँ से थ्रो किया था, बॉडी उसके बिल्कुल नीचे नहीं जब पहुँच रही बल्कि यहाँ पहुँच रही है, तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज. कि बॉडी इज नॉट वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अगर बॉडी को आपने इस पॉइंट से थ्रो किया और वो बिल्कुल उसके नीचे आकर के स्ट्राइक कर रही है, वो कब पॉसिबल होगा? व्हेन इट इज मूविंग ओनली एंड ओनली अंडर ग्रेविटी इफेक्ट. तो यहाँ पर जब आपने उसको कुछ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दी, तो दैट मीन्स उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई. वो किसी और पॉइंट पे जाके गिरेगी विच विल बी इन लाइन विद पॉइंट ए. सो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा? इट इज द distance traveled by body in horizontal direction. In horizontal direction during time of flight. During time of flight. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? वेरी सिंपल. हमने पहले कहा है कि इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी u इनटू t, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. तो u आ गया और टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी? 2h/g अंडर द रूट. सो दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज इन दिस केस. सो थर्ड, अब इसके बाद आ जाएगा कि जब बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, हमने ये देख लिया किस पॉइंट पे जाके वो स्ट्राइक करेगी, कितने टाइम के बाद करेगी, क्या उसका पाथ होगा. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट. किसी भी मूवमेंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, हमने ये फाइंड आउट करना है. जैसे कि ये इन बिटवीन आप कोई भी पॉइंट P ले लो, मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस पॉइंट P के ऊपर उसकी कितनी वेलोसिटी है. ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर भी Vx और Vy. देखो मैंने यही कहा ना कि बॉडी के मोशन साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में है. तो Vx का मतलब क्या है कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट एनी मूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो Vx यहाँ कौन सा आपके पास फॉर्मूला आएगा? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो Vx इज इक्वल टू ux. क्यों? बिकॉज A इज 0 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जब हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो नेचुरली किसी भी मूवमेंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो सेम होगी. एंड ux किसके बराबर है? u के बराबर है. तो दैट मीन्स Vx की ये वैल्यू आ गई. अब Vy क्या आएगा? uy प्लस gt. तो यानी कि इट विल बी 0 प्लस gt, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है. तो इसलिए यहाँ पर Vx की वैल्यू बन गई u और Vy की वैल्यू बन गई g इंटू टी. टी विल बी एट एनी इंस्टेंट, जिस पे भी आप लेना चाहते हो. तो नेचुरली नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट? बाय कंप्लीटिंग दिस
parallelogram. So this will be v, the resultant velocity. So हमने उस resultant velocity के horizontal और vertical component find out कर लिया, तो resultant velocity will be vx square plus vy square under the root, क्योंकि ये components क्या एक दूसरे के perpendicular हैं. So that means here v will become u square plus g square t square under the root. तो किसी भी movement पे ये velocity की magnitude होगी. तो डायरेक्शन कैसे लेंगे? डायरेक्शन के लिए मैं ये ले लेती हूँ कि बीटा इज द एंगल विच रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स विद हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन है उसके साथ वो बीटा एंगल बना रहा है. तो टेंजेंट बीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस, दैट इज gt अपॉन u. तो बीटा एंगल विल बी टेंजेंट इनवर्स gt अपॉन u. तो किसी भी मूवमेंट पे अगर ड्यूरिंग द जर्नी, जब बॉडी रास्ते में है, ड्यूरिंग द जर्नी किसी भी मूवमेंट के ऊपर इफ यू वांट टू फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस. अब नेक्स्ट उसके बाद वो क्या पूछ सकता है इसमें? नेक्स्ट इसके बाद वो ये पूछ सकता है इसमें कि भाई जब बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है तो वो किस वेलोसिटी के साथ कर रही है? वेलोसिटी with which body reaches the ground, reaches the ground, or you can say surface. तो फिर आपने t किसके बराबर ले लेना है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ले लेना है. और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बना था? 2h/g अंडर द रूट. बॉडी कब पहुंच रही है इस पॉइंट B के ऊपर? जब टाइम 2h/g अंडर द रूट है. तो अब ये पुट करोगे तो v क्या बनेगा? u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2h अपॉन g अंडर द रूट. तो ये बन गया u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट. अरे ध्यान से देखो, तो आप अगर करते हो क्या फॉर्मूला होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2gh. So the same formula you are getting here in this very case कि इस वेलोसिटी के साथ वो जाएगी. और उसकी डायरेक्शन के लिए जब आप देखोगे टेंजेंट बीटा, दिस विल बी g into t, that is 2h upon g upon u. That means it will become 2h. Tangent beta will become 2h by u under the root. So please इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए. फिर हम इसके कंसर्निंग बहुत सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इजीली कर पाएंगे. तो इसमें एक आपने ये पॉइंट का ख्याल रखना है कि जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट बाय गिविंग initial velocity in the horizontal direction, due to which body is under the action of two velocities. One is the uniform velocity in the horizontal direction and another is uniformly accelerated velocity in the vertical direction. And whenever body is under the action of these two velocities like this in the horizontal and vertical direction, path is always parabolic. अब हमने इसमें क्या find out किया? Nature of path, then time of flight, horizontal range, resultant velocity, velocity with which body reaches the ground. ये सारा कुछ हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया. अब यहाँ से आप कोई भी प्रॉब्लम को आगे करने के लिए क्या चीज़ है जिसका ध्यान रख सकते हो? तो इसमें अब आप एक चीज़ तो बेटा ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल रेंज इंक्रीजेस. किसके साथ इंक्रीज हो रही है? हॉरिजॉन्टल रेंज increases with increasing velocity of projection. कि जिस वेलोसिटी के साथ हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, अगर वो, क्योंकि r आपके पास क्या आया था? u into t, t means 2h by g under the root.
तो इस एक्सप्रेशन को जब आप देख रहे हो, ये जो मैं पॉइंट्स कह रही हूँ ये कहाँ हेल्पफुल होंगे, जब आपके पास एक एक नंबर की स्टेटमेंट आनी है। तो हमने क्या स्टेटमेंट दे दी कि हॉरिजॉन्टल रेंज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अगर यू को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। सेकेंड, इसमें हम ये कहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट is independent of mass of projectile। अब आपने जितना भी यहाँ हमने एक्सप्रेशन किया, कहीं पर मास आया नहीं आया ना। सो दैट मीन्स कि आप यहाँ से एक एलिफेंट ले लो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप एक रैट ले लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप एक ही पर्टिकुलर हाइट से दोनों को थ्रो कर रहे हो, सो बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इसमें। तो अब आपको इसके कंसर्निंग डिफरेंट टाइप्स की कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पूछी जाएं तो यू कैन डू इट। थैंक यू।